बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ एहसन खान और मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेटर एहसन खान पे आपका खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ पीपीएससी लेक्चरर कंप्यूटर साइंस का पास्ट पेपर, जिसका पार्ट 3 आज आपसे शेयर करूँगा, जो कि 2022 में कंडक्ट हुआ था। इसके पहले दो पार्ट्स में ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ, जिसमें मैंने पहले पार्ट में 25 क्वेश्चन विद सॉल्यूशन आपसे शेयर किए थे और सेकंड पार्ट में मैंने नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन आपसे शेयर किए थे। तो इन टोटल 50 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर चुका हूं और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से। तो आज के हमारे इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, पाइपलाइन प्रोसेस इज़ आल्सो नोन एज। तो पाइपलाइन प्रोसेस की अगर बात की जाए तो ये एक स्ट्रक्चर है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, और ये एक ऐसा मेथड है जिसमें प्रोसेसेस ओवरलैप कर रहे होते हैं और उनकी पैरेलल स्टेजेस होती हैं, जिसमें मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया जाता है इन पैरेलल वे, और इस तरह से हमारे प्रोसेसर की प्रोसेसिंग थ्रूपुट और एफिशिएंसी इम्प्रूव होती है। और इसके लिए यहाँ पे जो दुरुस्त ऑप्शन है, असेंबली लाइन ऑपरेशन। पाइपलाइन प्रोसेस इज आल्सो नोन एज असेंबली लाइन ऑपरेशन। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो विच इज़ नॉट ए प्री डिफाइंड टारगेट फॉर लिंक्स। तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के लिंक्स हैं जो कि रिलेटेड हैं HTML से, और यहाँ पे प्री डिफाइंड टारगेट लिंक जो कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नॉट का वर्ड यूज़ किया गया। तो इसके लिए यहाँ पे जो हम इस चीज़ को देखें तो इसकी ऑप्शन ए दुरुस्त है, क्योंकि अगर बात की जाए पेरेंट और ब्लैंक की तो ये वैलिड प्री डिफाइंड लिंक है जो कि HTML में इस्तेमाल होते हैं। फिर उसके बाद आते हैं, विच कमांड इज़ यूज टू सेट टर्मिनल इनपुट आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स। तो ये यहाँ पे बात हो रही है, जैसा कि यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी होते हैं, तो अगर उनमें हमने टर्मिनल इनपुट आउटपुट करेक्टरिस्टिक को सेट करना है तो ऑप्शन डी यहाँ पे जो दी हुई है ये दुरुस्त है। इसको हम इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के टर्मिनल इनपुट आउटपुट करेक्टरिस्टिक को सेट करने के लिए। और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड रीजन फॉर रनिंग अंडर यूटिलाइज सर्विसेज। अंडर यूटिलाइज सर्विसेज की अगर बात की जाए तो इसका मतलब ये कि हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो अपनी कैपेसिटी के मुताबिक इस्तेमाल नहीं हो रहे, बल्कि उनको कम इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यहाँ पे नीचे मुख्तलिफ किस्म की ऑप्शंस दी गई कि नॉट ए वैलिड रीजन फॉर अंडर यूटिलाइज रिसोर्सेज। तो इसमें जो ऑप्शन डी है कि आई वॉन्ट टू मिनिमाइज रिक्वेस्ट फ्राम द यूज़र टू एडमिनिस्ट्रेटर, कि अंडर यूटिलाइज सर्विसेज इस वजह से इस्तेमाल नहीं की जा सकती ताकि यूज़र से जो रिक्वेस्ट जनरेट होती है एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ उनको मिनिमाइज किया जाए। तो ये एक वैलिड रीज़न नहीं है। फिर उसके बाद आते हैं, व्हाट इज़ द साइज ऑफ एन इंटीग्रेटेड चिप। तो हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में जो इंटीग्रेटेड चिप इस्तेमाल करते हैं तो उनका जो साइज़ इस्तेमाल होता है 1/4 स्क्वायर इंच इस्तेमाल होता है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई जनरेशन ऑफ इंटरमीडिएट कोड बेस्ड ऑन एब्स्ट्रैक्ट मशीन मॉडल इज यूजफुल इन द कंपाइलर। तो इसको हम प्रोबेबिलिटी ऑफ द फ्रंट एंड कंपाइलर के लिए इस्तेमाल करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए टाइप ऑफ यूज़र इंटरफेस। तो यूज़र इंटरफेस की अगर बात की जाए तो हम मुख्तलिफ़ किस्म के इंटरफेसेस इस्तेमाल करते हैं, जिसको सबसे पहले अगर हम बात करें तो कमांड लाइन इंटरफेस के, जिसको इन शॉर्ट CLI भी कहा जाता है। तो कमांड लाइन इंटरफेस की अगर बात की जाए तो वो पहले ऑप्शन में शामिल है। और इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप हम इस्तेमाल करते हैं यूज़र इंटरफेस के लिए तो वो है GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो ये मेन्यू बेस्ड GUI बेस्ड इंटरफेस है। और फिर इसके बाद हमारे पास थर्ड टाइप ऐसी होती है कि हम किसी डिवाइस को, मुख्तलिफ़ किस्म के डिजिटल डिवाइस हम इस्तेमाल करते हैं रोज़मर्रा में, तो डायरेक्ट मैनिपुलेशन बेस्ड हम उनसे डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो नॉट ए टाइप की बात हो रही है तो एफिशिएंसी बेस्ड इसकी टाइप नहीं है जो कि यूज़र इंटरफेस के तौर पे इस्तेमाल हो रही हो। यहाँ पे डायरेक्ट मैनिपुलेशन बेस्ड की अगर बात की जाए तो ये यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन है जिसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म के डिजिटल ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं और उनके ऊपर मैनिपुलेशन करते हैं कि उनकी अपनी ही एक स्क्रीन दी हुई होती है।
इसके अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो हम मुख्तलिफ़ किस्म के डिजिटल डिवाइसेस यूज़ करते हैं, जैसे कि ग्लूकोमीटर जो डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए इस्तेमाल होती है कि हम उनके शुगर लेवल चेक करने के लिए डिजिटल डिवाइस जो इस्तेमाल करते हैं। तो वो इट्स सेल्फ तो एक कंप्यूटर नहीं है, लेकिन वो एक डिजिटल डिवाइस है जो कि ऑपरेट करती है डिजिटल डेटा पे, और उसके साथ एक छोटी सी स्क्रीन होती है जिसके ज़रिए हम उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो ये एक डायरेक्ट बेस मैनिपुलेशन हम इसको कह सकते हैं। फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ऑल द वर्जन ऑफ ई आर मॉडल। तो ई आर मॉडल की अगर बात की जाए तो इसमें हमें चाहिए होती है एंटिटी, उससे रिलेटेड एट्रीब्यूट्स और उन एंटिटीज़ के दरमियान मुख्तलिफ़ किस्म के रिलेशनशिप। तो यहाँ पे नॉट ए बेसिक एलिमेंट की अगर बात की जाए तो प्राइमरी की इसमें बेसिक एलिमेंट नहीं है, बल्कि उसमें एंटिटी का होना, उसके एट्रीब्यूट्स और उन एंटिटीज़ के दरमियान रिलेशनशिप का होना एक बेसिक एलिमेंट वर्जन है जो किसी भी ई आर मॉडल में इस्तेमाल होता है। Which of these are not among the 8 principles followed by the software engineering code of ethics and professional practice? तो अगर 8 कोड की अगर बात की जाए तो उसमें इन्वायरमेंट इंक्लूड नहीं है, और उसके अगर मैं आपको लिस्ट दिखाऊं तो इसमें शामिल है पब्लिक, क्लाइंट एंड एम्प्लॉयर, प्रोडक्ट, जजमेंट, मैनेजमेंट, प्रोफेशन, कॉलीग्स एंड सेल्फ। ये टोटल 8 प्रिंसिपल्स हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोड ऑफ एथिक्स एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस में इस्तेमाल होते हैं। और फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए वेब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो यहाँ पे ऑप्शन बी दुरुस्त है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट आते हैं वाई जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, बल्कि ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है यहाँ पे, इसको मैं स्किप करता हूँ। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम दिए हुए हैं। तो ऑप्शन सी पे जो MS DOS दिया हुआ है ये सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है कि इसके साथ एक यूज़र एट द सेम टाइम इंटरेक्ट कर सकता है। लेकिन इसके अलावा बाकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम इस लिस्ट में दिए तो ये मल्टी यूज़र्स ऑपरेटिंग सिस्टम को कंसिडर किया जा सकता है इनको, या ये मल्टी यूज़र को सपोर्ट करते हैं। और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ए रूल डेट इंश्योर्स दैट फॉरेन की वैल्यूज रेफर्स टू एग्जिस्टिंग वैल्यू इन द रेफरेंस टेबल इज। तो यहाँ पे बात हो रही है कि डेटाबेस में मुख्तलिफ़ किस्म के टेबल इस्तेमाल होते हैं और हर टेबल में एक प्राइमरी की होती है, और अगर किसी और टेबल को रेफ़र करना है या रेफरेंस करना है तो उसमें फॉरेन की का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस हवाले से अगर हम देखें तो यहाँ पे रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इसका दुरुस्त ऑप्शन है। और फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए जावा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो ऑप्शन डी यहाँ पे दुरुस्त है। और फिर व्हाट इज़ द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ यूजिंग द स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, जिसको इन शॉर्ट STL कहा जाता है C++ में। तो ये इस्तेमाल होती है कि कोड रीयूजेबिलिटी को प्रमोट करती है, और ये हमें प्रोवाइड करती है स्टैंडर्ड सेट ऑफ टूल्स। If G is an undirected planar graph without parallel edges on n vertices with e edges, तो इसकी अगर हम बात करें जिसमें n vertices हैं और उसके e edges हैं जो कि undirected प्लानर ग्राफ है, और जिसमें विदाउट पैरेलल एजेस की हम कंसिडरेशन के साथ अगर इसको देखें तो इसके ऑप्शंस के बारे में अगर बताऊं तो ये हम यूलर फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, और उसकी रूह से हमें यहाँ पे जो दुरुस्त ऑप्शन नज़र आती है C ऑप्शन यहाँ पे दुरुस्त है। और फिर उसके बाद व्हाट डज मास्टर डेटा मैनेजमेंट प्राइमरीली इन्वॉल्व्स इन डेटा मॉडलिंग फॉर एन ऑर्गेनाइजेशंस। तो इसके लिए हम कंसोलिडेटिंग क्रिटिकल डेटा शेयर्ड अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन इसकी दुरुस्त ऑप्शन है। What is the primary advantage of using a hash table data structure? तो हैश टेबल की अगर बात की जाए तो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म के डाटा एलिमेंट्स को एक फिक्स की असाइन कर लेते हैं, और जब भी हमने उनको एक्सेस करना होता है तो उस की बेस पे हम उनको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कांस्टेंट टाइम कम्प्लेक्सिटी फॉर ऑल ऑपरेशंस। इसमें हमने कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, आइदर वो रीड, राइट, एग्जीक्यूट, अपडेट, डिलीट, कोई भी ऑपरेशन हमने परफॉर्म करना हो तो ये हमें टाइम कम्प्लेक्सिटी जो
प्रोवाइड करती है एक्सेस के लिए, तो वो ऑल डेटा एलिमेंट्स के लिए सेम होता है। और फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए DBMS प्रोसेस। तो DBMS यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, इंडेक्सिंग करते हैं, ट्रांजैक्शन ऑफ मैनेजमेंट करते हैं, लेकिन डेटा एंट्री इसमें हम परफॉर्म नहीं करते। और फिर उसके बाद in an agile software development life cycle, what is a key characteristic of each iteration। तो ऑप्शन भी यहाँ पे दुरुस्त है। और फिर उसके बाद boolean function can be modeled as logical function। और फिर उसके बाद which of the following is a key component of database management system। तो database schema इसका की कंपोनेंट है। database schema की अगर बात की जाए तो ये एक लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है या ऑर्गेनाइजेशन है डेटा की, जो डेटा के दरमियान मुख्तलिफ रिलेशनशिप्स को शो करती है, मेंटेन करती है, और इसमें इंक्लूड होते हैं टेबल्स, कॉलम्स, कंस्ट्रेंट्स और उनके रिलेशनशिप। What is the minimum stake size required for handling parenthesis nesting in an infix expression। तो यहाँ पे मिनिमम 2 स्टेक हमें या मिनिमम स्टेक साइज 2 हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है। और फिर उसके बाद इवेल्युएशन देन ड्यूरिंग द डिज़ाइन टू चेक दैट प्रोडक्ट कंटिन्यूज टू मीट यूजर्स नीड टू नो एज। तो इसके लिए हम जो टर्म इस्तेमाल करते हैं उसको फॉर्मेटिव असेसमेंट या फॉर्मेटिव इवेल्यूशन कहा जाता है। और फिर इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है डेज सर्विसेज सिलेक्ट्स एंड डिसलेक्ट्स कंपोनेंट इंस्टेंसेस। तो यहाँ पे दुरुस्त ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूशन। और मज़ीद इस पेपर के 25 क्वेश्चंस रहते हैं जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करने लगा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।